राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले वीडियो में हम लोग जैक मॉडल सेट 2023-24 सेशन अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज आपको बताने जा रहे हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 तक आपका वेरी शॉर्ट टाइप था। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस जो है आपको क्वेश्चन नंबर 39 से दिया हुआ है। तो लिखा हुआ है कि रोकड़ प्रवाह विवरण क्यों तैयार किया जाता है, यानी वाई कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर। तो इसको हम लिख के रखे हैं आपको समझाने के लिए। तो देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि रोकड़ प्रवाह विवरण क्यों तैयार किया जाता है, यानी वाई कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड, यानी रोकड़ प्रवाह विवरण क्यों बनाया जाता है, क्यों तैयार किया जाता है, क्या ऑब्जेक्टिव है उसका। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ to provide useful information about cash inflows and cash outflows of the business during a particular period under various activities, that is cash flow from operating activities, cash flow from investing activities, cash flow from फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। यानी जो है मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है, प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन यानी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज यानी कैश कितने आ रहे हैं और कैश कितना आउटफ्लो यानी कितना कैश गोज़ आउट हो रहा है, यानी किसी भी वजह से ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड अंडर वेरियस एक्टिविटीज़, दैट इज़ किससे हो सकता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से हो सकता है, इनफ्लो आउटफ्लो, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से। ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव है कैश फ्लो बनाने का, कि आप इनफ्लो और आउटफ्लो जान सके एक बिजनेस का एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, वो भी 3 एक्टिविटी के जरिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करने का मुख्य उद्देश्य उपयोगी जानकारी प्रदान करना है। एक विशेष अवधि के दौरान व्यवसाय के रोकड़ अंतर प्रवाह एवं बाह्य प्रवाह के विषय में जानकारी प्रदान करना। विभिन्न क्रियाओं के द्वारा, परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, विनियोजन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह और वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, ये 3 तरीके से हम लोग कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो हम लोग पता कर सकते हैं। जैसे अगर सेल ऑफ एसेट्स यानी एसेट्स को अगर बेचा गया, तो सेल ऑफ एसेट्स अगर होगा तो यानी कैश क्या होगा, कैश इनफ्लोज होगा, ठीक है ना, क्योंकि एसेट्स अगर बेचेंगे तो कैश आएगा। वहीं अगर परचेज ऑफ मशीनरी अगर होगा, तो मशीनरी को अगर परचेज करेंगे तो कैश क्या होगा, आउटफ्लोज होगा, ठीक है ना, यानी कैश गोज आउट होगा, यानी कैश का पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी तरह से इशू ऑफ शेयर अगर है तो शेयर इशू करने से कैश मिलेगा, और वहीं अगर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर है तो कैश का पेमेंट यानी कैश का आउटफ्लो होगा। तो ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव है जानना। कैश फ्लो स्टेटमेंट इसलिए बनाया जाता है कि आप इनफ्लो और आउटफ्लो को आप जान सके बिजनेस का एक पर्टिकुलर पीरियड पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर ये 39 का आंसर है, जो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 39 के बाद आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 में आपको दिया गया है, निम्नलिखित विवरणों से सकल लाभ की रकम को निर्धारित कीजिए, यानी डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। यानी एवरेज इन्वेंट्री आपको दिया हुआ है 50,000 का, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 5 टाइम्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स होता है 25% अबव कॉस्ट दिया हुआ है। तो आपको क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, यानी प्रॉफिट क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं कि कैसे कैलकुलेट किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 को। तो ये आप बना रहे हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप अकाउंट्स का जैक मॉडल सेट 23-24। तो इसमें आपको जो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को पहले यूज़ कीजिए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो
इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको दिया हुआ है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है वो 5 टाइम्स है, तो यहाँ पर लिख दिया 5। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है आपको नहीं पता है यहाँ पर, तो लिख लेते हैं यहाँ पर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री आपको दिया हुआ है, एवरेज इन्वेंट्री 50,000 का दिया हुआ है। तो इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 50,000 को 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 2.5 लाख रुपए। तो ये आपका हो गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, मतलब कॉस्ट आ गया 2.5 लाख रुपए का। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट क्या होगा, जबकि बोल रहा है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो सेलिंग प्राइस है वो 25% है अबव कॉस्ट का। ठीक है, जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट का 25% अधिक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। लेट कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपया है, तो जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट जो है यानी प्रॉफिट जो लिया गया तो इसको ग्रॉस प्रॉफिट मान लेते हैं आपको समझाने के लिए। ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कितना बोल रहा है, 25% है अबव कॉस्ट, 25% कॉस्ट का, तो यानी 100 का 25% मतलब 25 रुपये। तो ये आपका 125 रुपया आ गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब सेलिंग प्राइस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया आपका 125 रुपये। ठीक है ना, और ये है आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका 100 रुपये है। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है पहले वो देखिए, आपको पूछा गया है ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ठीक है ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर आपको निकालना है तो जिसको हम लोग को निकालना रहता है उसको हम लोग राइट हैंड साइड में रखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कॉस्ट प्राइस, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और एक साइड में रख रहे हैं हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट को। तो आपको फाइंड आउट करना है ग्रॉस प्रॉफिट। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो है हम लोग का 100 रुपया, तब आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 25 रुपया है। तो एक में क्या कितना होगा यूनिटरी मेथड में, 25/100 हो जाएगा। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू जब आपका 2.5 लाख होगा तब कितना का ग्रॉस प्रॉफिट होगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू अगर आपका 2.5 लाख का है तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, तो ये 25/100 इंटू 2.5 लाख। तो ये 2 जीरो इधर से कैंसिल हुआ, 25/25 हो गया 625 और 2 जीरो, यानी 62,500 रुपया का आपका क्या है ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक है, तो इस तरह से आप एक एक चीज़ समझा के लिख सकते हैं, बता सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट लिखने का तरीका ऐसा भी आप लिख सकते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू, तो प्रॉफिट आपको मिल रहा है 25 रुपया का, कॉस्ट जब है 100 यानी 25% है, तो 100 रुपये में 25 रुपया अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो 2.5 लाख पे कितना मिलेगा, सेम स्टेप है। तो ये आपका आ गया 6,25,000 रुपये, सॉरी 62,500 रुपये, 25/25 625 और 2 जीरो। ठीक है, लेकिन आप समझा के अगर बनाएंगे तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, इजीली आप इसको
एक एक चीज़ समझा सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस मेरा 100 रुपया है, प्रॉफिट बोल रहा था 25%, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 125 रुपया आ गया। तो कॉस्ट प्राइस और ग्रॉस प्रॉफिट के बीच में हम लोग को रिलेशन पूछा है, तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपया है तो हम प्रॉफिट लेते हैं 25 रुपया का, तो 2.5 लाख का अगर होगा तो हम कितना लेंगे, 62,500 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर है आपका 40 नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर था 40 नंबर हम लोग सॉल्व कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर 62,500 रुपये है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 के बाद क्वेश्चन नंबर 41। तो बोला डिस्कस द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का क्या पर्पस है तो वो देख लेते हैं हम लोग। तो लिख के रखे हैं द मेन पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द मेन पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज the main purpose of financial statement analysis is to evaluates यानी मूल्यांकन करना a company's performance और value, कंपनी का क्या परफॉर्मेंस है या उसका क्या वैल्यू है थ्रू अ कंपनीज बैलेंस शीट। कंपनी का बैलेंस शीट से हम लोग जान सकते हैं, इनकम स्टेटमेंट से जान सकते हैं, उसके कैश फ्लो स्टेटमेंट से जान सकते हैं। इट इज़ प्राइमरली डन टू मेक बेटर फाइनेंशियल डिसीजन एंड devise plans for the company to earn more income in the future। यानी मेन पर्पस क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का कि वो इवेल्युएट यानी मूल्यांकन कर सकता है कंपनी का परफॉर्मेंस का, कि कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कंपनी की स्थिति कैसी है, ये आप जान सकते हैं कंपनी का बैलेंस शीट के द्वारा, इनकम स्टेटमेंट के द्वारा, कैश फ्लो स्टेटमेंट के द्वारा। और ये जो है ये कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को और अच्छा कर सकता है, उसमें क्या उनको चेंजेस करना है, क्या प्लान बनाना है ताकि अधिक से अधिक इनकम या प्रॉफिट कमाया जा सके आने वाले वर्षों में यानी भविष्य में। ठीक है, द मेन पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज टू इवेल्युएट अ कंपनीज परफॉर्मेंस और वैल्यू थ्रू अ कंपनीज बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। इट इज़ प्राइमरली डन to make better financial decision and devise plans for the company to earn more income in the future। तो वित्तीय विवरण विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य कंपनी की आर्थिक चिट्ठा, आय विवरण और रोकड़ प्रवाह विवरण के माध्यम से कंपनी के प्रदर्शन या मूल्य का मूल्यांकन करना है। यह मुख्य रूप से बेहतर वित्तीय निर्णय लेने और योजनाएं तैयार करने के लिए किया जाता है ताकि कंपनी भविष्य में अधिक आय अर्जित कर सके। ठीक है, तो वित्तीय विवरण विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य का क्या है, कंपनी की आर्थिक चिट्ठा, आय विवरण और रोकड़ प्रवाह विवरण के माध्यम से कंपनी के प्रदर्शन या मूल्य का मूल्यांकन करना है। ये मुख्य रूप से बेहतर वित्तीय निर्णय लेने और योजनाएं तैयार करने के लिए किया जाता है ताकि कंपनी भविष्य में अधिक आय अर्जित कर सके। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 41 समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 में दिया गया है कि एम लिमिटेड परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट इट्स ओन 2010% डिवेंचर ऑफ ₹100 इच फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन, पास जर्नल एंट्री। ठीक है, तो इसमें 3 कंडीशन आ सकता है। एक, जितना का वैल्यू है उतना ही का ले सकते हैं आप ओपन मार्केट से डिवेंचर, 100 का है तो 100 का ले लिए, और उससे कम भी ले सकते हैं, कम लेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, 100 वाले में तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, उतना ही आपको लौटाना होगा। 100 वाला हो सकता है आप 95 में ले लें तो प्रॉफिट आपको हो जाएगा, और 100 वाला 105 में लेंगे, प्रीमियम में लेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो 3 कंडीशन है, तो यहाँ पर एट पार पे ही लिया गया है, यानी 100 वाला 100 पे ही लिया गया। तो उसके लिए क्या होगा, जर्नल एंट्री वो हम लोग को पास करना है। तो चलिए हम लोग पास करते हैं जर्नल एंट्री क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। तो इन द बुक्स ऑफ एम लिमिटेड क्वेश्चन नंबर 42, in the books of M Limited journal entries। कॉलम बना लेते हैं हम लोग, 2 ही एंट्री करना है सिर्फ।
तो ये हो जाएगा डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट और एक अमाउंट डेबिट के लिए और क्रेडिट के लिए। तो जब भी आप ओन डिवेंचर का स्टॉक एक्सचेंज यानी ओपन मार्केट से अगर परचेज करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको ओन डिवेंचर मिलेगा, लेकिन आपको पेमेंट करना होगा बैंक के थ्रू। तो पहला एंट्री जो आपकी करेंगे तो वो लिखेंगे आप ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अपना ही डिवेंचर आप परचेज कर रहे हैं ताकि डिवेंचर होल्डर्स को कम में आपको पेमेंट हो जाए, लेकिन आप 100 वाला 100 में ही पेमेंट करें 2000 डिवेंचर का। तो ओन डिवेंचर आप परचेज करेंगे 2000 इंटू 100, 2000 इंटू 100 मतलब 2 लाख में पेमेंट कर दिए 2 लाख का। नरेशन लिख देंगे बिंग ओन डिवेंचर being own debenture purchased at the rate 100 each। ये पहला एंट्री। दूसरा एंट्री, जो आपके पास पहले से ही डिवेंचर है उसको कैंसिल करना होगा। जो आपके पास पहले से ही डिवेंचर है उसका नाम है 10% डिवेंचर, तो उसको कैंसिल कर दीजिए। 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, तो उसके बदले में क्या आ रहा है, टू ओन डिवेंचर आ रहा, टू ओन डिवेंचर अकाउंट। being own debenture purchased being cancelled, being own debenture purchased being cancelled, purchased being cancelled। बस ये 2 एंट्री आपको करना है और इसका भी अमाउंट हो जाएगा 2 लाख का। बस ये सिंपल सा आपको एंट्री 2 पास करना है। तो पहला ओन डिवेंचर टू बैंक अकाउंट, हमेशा जब पहला डिवेंचर खरीदेंगे अपना, और जो आपके पुराने डिवेंचर को कैंसिल कर दीजिए, उसके बदले में नया डिवेंचर के लिए एक एंट्री कीजिएगा। तो 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 हम लोग सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 में क्या दिया हुआ है, तो उसमें लिखा है ए ने बी लिमिटेड से 2,65,000 की मशीन क्रय की, 1 लाख रुपये नगद में भुगतान किया एवं शेष के लिए एक ए लिमिटेड ने 10 रुपये वाले पूर्णदत्त अंशों का निर्गमन 10% प्रीमियम पर किया। ए लिमिटेड की पुस्तकों में इन लेन देनों के लिए जर्नल को प्रविष्टियाँ कीजिए, यानी जर्नल बनाना है आपको क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर। तो उसमें भी आपको जर्नल बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 43 के लिए इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, ये यहाँ तक आपका ख़त्म हो गया था। इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, एक डेबिट के लिए और एक क्रेडिट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला ए लिमिटेड जो है वो परचेस कर रहा है एक मशीनरी बी लिमिटेड से, उधारी में परचेस कर रहा है। तो मशीनरी तो परचेस कर चुका है, तो एंट्री हो जाएगा यहाँ पर मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू
बी लिमिटेड अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड अकाउंट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसका अमाउंट हो जाएगा 2,65,000, 2,65,000, ठीक है, मशीनरी परचेस करने का। तो नरेशन हो जाएगा बीइंग मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम बी लिमिटेड, ये पहला एंट्री। दूसरा एंट्री जो है, अ सम ऑफ रुपीज़ 1 लाख वॉज पेड इन कैश, और जो बैलेंस होगा वो शेयर में देंगे। तो कैश में पेमेंट किया गया है, तो किसको पेमेंट करेंगे, बी लिमिटेड को। तो एंट्री हो जाएगा बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, चाहे तो आप बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं, 1 लाख रुपए ये पेमेंट कर दिए, बीइंग कैश पेड टू बी लिमिटेड, कैश पेड टू बी लिमिटेड। और एक एंट्री करना है आपको, बोला गया है कि ड्यू जो बचेगा, बैलेंस जो बचेगा, उसको आपको प्रीमियम में पेमेंट करना है, शेयर इशू करके, ठीक है ना। तो शेयर हम लोग इशू करेंगे। तो थर्ड एंट्री का जनरल एंट्री हो जाएगा, यहाँ पर किसको पेमेंट करना है, बी लिमिटेड को। तो बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, तो नहीं लिखा हुआ है, नहीं, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो बी लिमिटेड जो है, यानी मशीनरी हम लोग खरीदे थे 2,65,000 का, 1 लाख पेमेंट कर चुके हैं, तो बचा कितना है, 1,65,000 और पेमेंट करना है, जिसमें से शेयर इशू करना है हम लोग को। एक शेयर का दाम 10 रुपया होगा और 10% प्रीमियम होगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं कि कैसे हम लोग उसका निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स। तो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर इशूड, नंबर ऑफ शेयर इशूड कैसे निकालेंगे। तो जैसे यहाँ पर बैलेंस अमाउंट जो है हम लोग के पास है 1,65,000 रुपया, बैलेंस अमाउंट 1,65,000, एक शेयर का दाम है 10 रुपया और प्रीमियम है 10%, मतलब 10 रुपया का 10% यानी 1 रुपया। तो 1,65,000 को आप डिवाइड करेंगे 11 रुपया से, 11 पचे 55, 1 2 3, 15,000 शेयर आपको इशू करना होगा। तो 15,000 शेयर जो है इशू होगा, तो यहाँ पर शेयर कैपिटल में आप लिखेंगे 15,000 शेयर्स इंटू एक शेयर का दाम 10 रुपया है, तो मतलब शेयर में आप देंगे 1,50,000 का, और 15,000 शेयर प्रीमियम तो 1 रुपया है, यानी 15,000 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15,000, तो टोटल हो जाएगा आपका 1,65,000, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर समझ में आ गया। अगर डिस्काउंट रहता तो माइनस कर देते और एट पार रहता तो 10 से डिवाइड कर देते, ठीक है। तो यहाँ पर नरेशन लिख दीजिएगा, बीइंग 15,000 शेयर issued at a premium of 10%। तो ये आप सॉल्व कर लिए क्वेश्चन नंबर 43। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 44 में आपको एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे दिया है कि वसूली खाता क्या है, व्हाट इज़ रियलाइजेशन अकाउंट। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं कि व्हाट इज़ रियलाइजेशन अकाउंट क्या है। तो फर्म के समापन यानी विघटन पर फर्म की संपत्तियों को बेचकर जो राशि वसूल की जाती है, उससे फर्म के दायित्वों का भुगतान करके लाभ या हानि का पता लगाया जाता है और उसे पुराने साझेदारों में बांट दिया जाता है। इस कार्य के फर्म की पुस्तकों में एक विशेष खाता खोला जाता है। इस कार्य के लिए फर्म की पुस्तकों में एक विशेष खाता खोला जाता है जिसे वसूली खाता कहते हैं, और ये एक
अवास्तविक खाता है। ठीक है, तो फर्म के समापन जब होता है ना, तो संपत्ति यानी सारे फर्म के संपत्तियों को बेच दिया जाता है और फर्म के जो दायित्व है उनको भुगतान किया जाता है, और जो बचा हुआ जो अंतर आता है वो लाभ या हानि जो पता लगाते हैं हम लोग, उसे पुराने साझेदारों में बांट दिया जाता है। और इस कार्य के लिए फर्म की पुस्तकों में एक विशेष खाता खोला जाता है जिसे हम लोग वसूली खाता है बोलते हैं, और वो एक अवास्तविक खाता होता है। ऑन वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, assets of the firm realized with this value liabilities of the firm to pay off, and the difference amount either profit or loss distributed to old partners. For this purpose a special account is opened in the books of the firm. It is called realization account. It is a nominal account. ठीक है, on winding up dissolution or dissolution of the firm, assets of the firm realized with this value liabilities of the firm to pay off, and the difference amount either profit or loss distributed to old partners. For this purpose a special account is opened in the books of the firm. It is called realization account. It is a nominal account. तो क्वेश्चन नंबर 44 उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 45 में आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 45 में आपको दिया गया है कि ABC जो पार्टनर है विदाउट एनी पार्टनरशिप डिड, ए रिटायर हो जाता है, कैलकुलेट फ्यूचर रेशियो ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इफ दे एग्री टू एक्वायर्स एज शेयर इक्वली, ऑल्सो मेंशन देयर गेनिंग रेशियो। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालना है और गेनिंग रेशियो भी निकालना है। अगर ABC तीन अगर पार्टनर है तो क्वेश्चन नंबर 45 में जैसा बताया गया है कि ABC तीन पार्टनर है, रेशियो नहीं दिया है तो 1:1 ये इनका ओल्ड रेशियो है, यानी 1/3, 1/3 और 1/3, जिनमें से ए रिटायर हो जाता है, और ए का जो हिस्सा होगा वो बी और सी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इक्वली मतलब 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब हाफ हाफ। ठीक है ना, तो यहाँ पर ओल्ड रेशियो तो हो गया, ये आपको बता दिया कैसे कैलकुलेट क्या करना है। तो ए रिटायर अगर हो जाता है तो यहाँ पर ए रिटायर होने पे बी और सी को गेन होगा, तो बी का गेन क्या होगा, तो ए का जो हिस्सा है वो है 1/3, बी को मिलेगा हाफ यानी 1/6 यानी 20 गेन हो गया, और सी का जो गेन होगा, सी का गेन जो है वो भी ए का हिस्सा 1/3 इक्वली बोला था, इसलिए 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1/6। तो बी का और सी का जो गेनिंग जो आपको रेशियो पूछा था, गेनिंग रेशियो, पहले गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। गेनिंग रेशियो B/C, तो बी का जो है वो 1/6 है, सी का भी 1/6 है, तो ये सब एक जैसा ही है, 6 कैंसिल हो गया, तो 1:1 आपका गेनिंग रेशियो हो जाएगा। ठीक है ना, 1:1 हो जाएगा गेनिंग रेशियो। और आपको पूछा है फ्यूचर में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और बी और सी का ही होगा, तो क्या हो जाएगा न्यू शेयर ऑफ बी। तो बी का नया शेयर कैसे निकालेंगे, बी का ओल्ड शेयर कितना है, ओल्ड शेयर है 1/3 और बी का गेन हुआ है 1/6 से, तो इसको अगर एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 3 दूनी 6 और 1 यानी 3/6 हो जाएगा इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब न्यू शेयर ऑफ बी का। और न्यू शेयर ऑफ सी का भी वही होगा 1/3, सी का हिस्सा 1/3 था और गेन हुआ है 1/6 से, तो वही हो जाएगा 2 + 1 यानी 3/6। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो B/C का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 3/6 कैंसिल, 3 × 3 यानी इसका भी आ जाएगा आपका 1:1 आएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी 1:1 आएगा। क्योंकि देखिए इक्वली जब बोलता है तो इक्वल ही आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 45 का सोल्यूशन था। कुछ रेशियो नहीं दिया था इसीलिए 1:1 मान लिए थे, और ए रिटायर होता है तो बी और सी को ही गेन होगा, तो गेन आप कैलकुलेट करके बता दिया आपको 1/3 × 1/2, क्योंकि इक्वली बोला था। गेनिंग रेशियो आ गया इक्वली और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आ गया इक्वली। क्वेश्चन नंबर 45 सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन नंबर 46 जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 46 जो है वो रेशियो से दिया गया है। करंट रेशियो आपको दे दिया 2.5 है, वर्किंग कैपिटल दिया है, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ क्या होगा। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटी लिखते हैं। तो करंट एसेट्स है आपका 2.5 और करंट लाइबिलिटी कुछ नहीं दिया मतलब 1 है, तो इसमें वेरिएबल एक जोड़ दीजिए x, यानी 2.5x और 1x, समझने के लिए 1x लिखे हैं, ठीक है। तो एक आपको फॉर्मूला आपको पता होगा वर्किंग कैपिटल का, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी होता है। तो करंट एसेट्स है आपका 2.5x और करंट लाइबिलिटी है 1x और वर्किंग कैपिटल है आपका 45,000 का, ठीक है ना। तो इसका अगर आप सॉल्व करते हैं तो 1.5x और ये आ रहा है 45,000, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 45,000 डिवाइडेड बाई 1.5, तो ये 15 या 45 मतलब 30,000 रुपये, यानी x का मतलब क्या हो गया, करंट लाइबिलिटी आ गया आपका 30,000 का। तो करंट एसेट्स क्या होगा 2.5x है, तो 2.5 इंटू 30,000 यानी 25 या 75 यानी 75,000 हो जाएगा। तो करंट एसेट्स आपको पूछा था, करंट लाइबिलिटी आपसे पूछा था क्या होगा, तो करंट एसेट्स आपका 75,000 का है और करंट लाइबिलिटी आपका 30,000 का। ये आप पता भी लगा सकते हैं कि आप जो बनाए हैं वो सही है कि गलत। तो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी का डिफरेंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वर्किंग कैपिटल। तो करंट एसेट्स आपका आ गया 75,000 का और करंट लाइबिलिटी आ गया आपका 30,000 का। तो ये सॉल्व करेंगे तो 45,000 आएगा, जो 45,000 वर्किंग कैपिटल के बराबर है आपका। तो ये आपका आंसर सही है, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी जो आपका आया है 75,000 करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी 30,000 का। तो हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन सारे सॉल्व कर चुके हैं। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आए होंगे, और अगर कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लास के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।